हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पार्ट 3 में दासी चैप्टर में। तो ये लास्ट पार्ट में ये वाली स्लाइड थी लास्ट। तो भी मेरे स्वामी या उनके कुटुंब पर कोई दोष ना लगा सकेगा। वे गंगा स्नान किए से पवित्र है। तो ये कौन बोल रहा है बच्चों? ये जो सेंटेंसेस है इरावती कह रही है। मेरे संबंध में यानी मेरे रिलेशन में वह सदा ही शुद्ध यानी प्योर और निष्पाप रहेंगे। निष्पाप का मतलब है जिसने कोई पाप नहीं किया है। अरे, मेरे शरीर पर उनका आजीवन अधिकार रहेगा। आजीवन मतलब जीवन भर उनका हक रहेगा या अधिकार रहेगा। वे मेरे नियम विरुद्ध आचरण, बच्चों आचरण का क्या मतलब है? कंडक्ट, है ना। और नियम के विरुद्ध कंडक्ट, अगर मैंने कोई ऐसा कंडक्ट किया विच इज अगेंस्ट रूल्स, तो मेरे नियम विरुद्ध आचरण पर जब चाहे राजपथ पर मेरे बालों को पकड़कर मुझे घसीट सकते हैं। राजपथ क्या होता है? ऐसा पथ, है ना, जो या कि कोई पैलेस या किंग के अबोर्ड से निकलता हुआ या वहाँ तक जाता हुआ जो रास्ता है उसे राजपथ कहते हैं। तो वो कह रही है कि अगर मैंने कुछ नियम विरुद्ध आचरण किया तो उनको पूरा हक है कि वो पूरे राजपथ पर, उस रास्ते पर मेरे बालों को पकड़कर मुझे घसीट सकते हैं, मुझे दंड दे सकते हैं यानी पनिशमेंट दे सकते हैं। मैं तो मर चुकी हूँ। मेरा शरीर 500 दिरहम पर, मतलब 500 दिरहम्स पर जी कर तब तक सहेगा। मतलब मेरा शरीर बिक चुका है 500 दिरहम पर, और वो जब तक मैं जिंदा हूँ जी कर जब तक सहेगा, जब तक मैं सह पाऊंगी, खटेगा, मतलब तब तक वो रगड़ता रहेगा मेरा शरीर। वे चाहे तो मुझे कौड़ी के मोल भी किसी दूसरे के हाथ बेच सकते हैं। कि अगर मेरे मालिक चाहे तो पेनीज, एकदम कौड़ियों के मोल पर भी मुझे किसी दूसरे के हाथ में बेच सकते हैं, समझे। सिर पर तृण रखकर मैंने स्वयं अपने को बेचने में स्वीकृति दी है। सिर पर तृण रखना का क्या अर्थ होता है? मतलब मैंने इस खुद से इस चीज़ को इज्जत दी है, खुद से मैंने इस चीज़ को मान दी है, खुद से मैंने लिखा है। अपने सर पर तृण रखकर मैंने स्वयं अपने को बेचने में स्वीकृति दी है। बलराज ने लाल होकर कहा, मतलब गुस्से से कहा, इरावती यह असत्य है। मतलब वो गुस्सा इरावती पे नहीं हुआ है, वो गुस्सा उसके साथ जो हुआ उस पे हुआ है। इरावती यह असत्य है, मतलब झूठ है, सत्य नहीं। पशुओं के समान, मतलब पशुओं के जैसे मनुष्य भी बिक सकते हैं? मैं यह सोच भी नहीं सकता। यह पाखंड तुर्की घोड़ों के व्यापारियों ने फैलाया है। पाखंड क्या होता है बच्चों? जैसे हम बात करते हैं ना, वो पाखंडी है। पाखंडी कौन होता है? जो अंदर से कुछ और होता है लेकिन बाहर अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो पाखंड होता है बुरे इरादे से ऐसा काम करना जो कि अच्छे इरादे से किया हुआ जान पड़े, ऐसा लगे कि उसने अच्छे इरादे से किया है बट होता है उसके पीछे छल कपट, बुरा इरादा होता है। तो यह पाखंड तुर्की घोड़ों के व्यापारियों ने फैलाया है। तुमने अनजाने में जो प्रतिज्ञा कर ली है वह ऐसा सत्य नहीं कि पालन किया जाए। तो बोले तुमने ये जो प्रतिज्ञा की है अपने आप को बेचने की और जो लिखा है वो तुमने अनजाने में की है, और वो कोई ऐसा सच नहीं है कि जिसका पालन तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है। तुम नहीं जानती हो कि तुमको खोजने के लिए ही मैंने यवनों की सेवा की। बोलते तुम नहीं जानती हो कि सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने यवनों की भी सेवा की। यवनों कौन होता है बच्चों? जो यूनानी देश के निवासी होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनकी भी मैंने सेवा की कि शायद मुझे तुम वहाँ मिल जाओ। तो अब इरावती कह रही है, क्षमा करो बलराज, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा तर्क नहीं समझ सकी। तर्क यानी तुम्हारा लॉजिक या तुम्हारा आर्ग्यूमेंट नहीं समझ सकी। मेरी स्वामिनी यानी मालकिन का रथ दूर चला गया होगा। मेरी स्वामिनी का रथ, कैरियज जो है, हॉर्स कैरियज, आगे चला गया होगा, तो मुझे बातें सुननी पड़ेगी। अगर आगे चला गया होगा तो मुझे बातें सुननी पड़ेगी उनकी। क्योंकि आजकल मेरे स्वामी यानी मेरे मालिक नगर से दूर यानी शहर से दूर स्वास्थ्य के लिए, अपनी हेल्थ के लिए उपवन, उपवन का अर्थ छोटा सा जंगल या गार्डन भी होता है, उपवन में रहते हैं। स्वामिनी देव दर्शन के लिए आई थी। मेरी जो मालकिन है वो भगवान के दर्शन के लिए आई थी, इसलिए मैं उनके साथ आई थी। तो मुझे तुम्हारा तर्क कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारा तर्क तुम आर्ग्यूमेंट तुम अपने पास रखो। अगर मेरी मालकिन का रथ दूर चला जाएगा तो मुझे डांट पड़ जाएगी। अब बलराज कह रहा है, तब मेरा इतना परिश्रम व्यर्थ हुआ।
यानी इतनी मेहनत मेरी वेस्ट हुई, व्यर्थ मतलब वेस्ट। फिरोज़ा ने व्यर्थ ही आशा दी थी, मैं इतने दिनों भटकता फिरा, इरावती मुझ पर दया करो। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? तो अब इरावती बोल रही फिरोज़ा कौन? फिर सहसा मतलब फिर अचानक रुक कर इरावती ने कहा, क्या करूं? यदि मैं वैसा करती तो मुझे इस जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता मिलती, किंतु वह मेरे भाग्य में है कि नहीं इसे भगवान ही जानते होंगे। तो इरावती कह रही, पहले तो इरावती ने कहा कि कौन फिरोज़ा, फिर उसने कहा कि जाने दो, टाइम नहीं है। फिर उसने सहसा रुक कर कहा कि मैं क्या करूं बलराज, है ना, अगर मैं ऐसा कर सकती, मैं तुम्हारे साथ जा सकती तो मुझे इस जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता मिलती, किंतु ये मेरे भाग्य में है भी या नहीं ये भगवान ही जानते हैं। मुझे अब जाने दो बलराज, नहीं मुझे अब जाने दो। ठीक है। फिर बलराज इस उत्तर से खिन्न यानी दुखी और चकराया हुआ, कांठ के किवार की तरह। कांठ का किवार से क्यों कंपेयर किया है? कांठ का किवार क्या होता है? लकड़ी का दरवाजा, है ना। तो लकड़ी के दरवाजे, जैसे लकड़ी का दरवाजा कैसे चार दीवारी या दीवार से अटक कर दीवार से लगा हुआ खड़ा रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है बलराज इस उत्तर से दुखी हुआ और चकराया हुआ, कांठ के किवार की तरह इरावती के सामने से अलग होकर मंदिर के प्राचीर से लग गया। प्राचीर मतलब चार दीवारी, मंदिर की चार दीवारी से लग गया, जैसे कि एक कांठ का किवार हो जिसमें मोशन नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है। ठीक है। इरावती चली गई। बलराज कुछ समय तक स्तब्ध और शून्य सा वहीं खड़ा रहा। स्तब्ध का मतलब क्या है बच्चों? मोशनलेस या शून्य। और शून्य सा, जब हम कहते हैं ना शून्य सा, मतलब एकदम ब्लैंक हो जाना, खालीपन महसूस करना। तो बलराज कुछ समय तक स्तब्ध और शून्य सा वहीं खड़ा रहा। फिर सहसा मतलब फिर अचानक जिस ओर इरावती गई थी या जिस डायरेक्शन में इरावती गई थी उसी ओर चल पड़ा। युवक बलराज कई दिन तक पागलों सा धनदत्त के उपवन से नगर तक चक्कर लगाता रहा। ठीक है। तो जो नौजवान बलराज है वो बहुत दिनों तक इस गम में पागलों सा कहाँ चक्कर लगाता रहा? धनदत्त के उपवन में, जहाँ उसके मालिक अभी रह रहे हैं, जैसा इसने कहा था। धनदत्त के उपवन से नगर तक, नगर से उपवन तक चक्कर लगाता रहा। भूख प्यास भूल कर वह इरावती को एक बार फिर देखने के लिए विकल था। विकल था यानी व्याकुल था, किंतु वह सफल न हो सका, उसे सफलता नहीं मिली। आज उसने निश्चय किया कि वह काशी छोड़कर चला जाएगा। तो इतने दिनों तक घूमा लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, तो आज उसने डिसाइड किया कि वह काशी को छोड़ के चला जाएगा। वह जीवन से हताश होकर काशी से प्रतिष्ठान जाने वाले पथ पर चलने लगा। तो प्रतिष्ठान क्या होता है बच्चों? ऐसा कोई इस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि गांव या कोई शहर जहाँ पे लोग बसते हैं। तो वो जीवन से हताश होकर काशी से नेक्स्ट इस्टेब्लिशमेंट यानी प्रतिष्ठान जाने वाले पथ पर चलने लगा। उसकी पहाड़ के ढोके सी काया, पहाड़ के ढोके सी काया का क्या अर्थ होता है? देखो यहाँ पे मैंने दे रखा है, पहाड़ के टुकड़े, ढोका मतलब टुकड़ा, पहाड़ के टुकड़े जैसी मजबूत और कठोर शरीर को कहते हैं पहाड़ के ढोके सी काया। उसके पहाड़ के ढोके सी काया जिसमें असुर सा बल होने का लोग अनुमान करते, मतलब लोग को ऐसा लगता, अनुमान लगाते कि उसके अंदर कैसा बल है, जैसा कि राक्षसों में होता है, असुर के जैसा बल होने का लोग अनुमान करते थे। आज वह निर्जीव सी हो रही थी। आज वही शरीर एकदम निर्जीव हो रहा है, जिसमें जान ही नहीं है। अनाहार से उसका मुख विवर्ण था। अनाहार मतलब आहार का त्याग यानी भूख, भूख की वजह से उसका मुख विवर्ण, विवर्ण मतलब जिसमें कोई रंग नहीं हो, पेल, रंगहीन या पेल था। वह सोच रहा था, उस दिन विश्वनाथ के मंदिर में ना जाकर मैंने आत्महत्या क्यों न कर ली। वो सोच रहा था कि उस दिन जब फिरोज़ा ने मुझे रोका, मैंने आत्महत्या नहीं की और विश्वनाथ के मंदिर में चला गया और मुझे मिली, राइट। तो वो बोल रहा है कि उस दिन विश्वनाथ के मंदिर में ना जाकर मैंने आत्महत्या क्यों ना कर ली, कि मुझे ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। वह अपनी उधेरबुन में चल रहा था। उधेरबुन यानी सोच विचार में चल रहा था। ना जाने कब तक चलता रहा। वह चौंक उठा जब किसी के डांटने का शब्द सुनाई पड़ा। देख कर नहीं चलता? बलराज ने चौंक कर देखा। अश्वारोहियों की लंबी पंक्ति, जिसमें अधिकतर अपने घोड़ों को पकड़े हुए पैदल ही चल रहे थे। अश्वारोही मतलब घुड़सवार, है ना, हॉर्स राइडर्स
कि एक लंबी लाइन जिसमें मोस्टली लोग, अधिकतर मतलब मोस्टली लोग कैसे चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, घोड़े के नीचे घोड़े को पकड़कर पैदल चल रहे थे। वे सब तुर्क थे, टर्की के लोग थे। घोड़े के व्यापारी से जान पड़ते थे, ऐसा लग रहा था कि वह घोड़े के व्यापारी है, बिजनेसमैन है। गजनी के प्रसिद्ध महमूद के आक्रमणों का अंत हो चुका था। गजनी का जो प्रसिद्ध राजा था, सुल्तान था महमूद, उसके आक्रमण अब बंद हो गए थे क्योंकि मसूद सिंहासन पर था। अब वो सिंहासन पर था, उसने कैप्चर कर लिया था। पंजाब तो गजनी के सेनापति नियालतगीन के शासन में था, और पंजाब को कौन रूल कर रहा था? गजनी का जो सेनापति है नियालतगीन। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि नियालतगीन कौन है, अहमद नियालतगीन, याद है? उसका पूरा नाम यह है। तो वो गजनी के सेनापति के शासन में था। मध्य प्रदेश में भी तुर्क व्यापारी अधिकतर व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो ये बोल रहे हैं कि एमपी में, मध्य प्रदेश में भी तुर्क के व्यापारी, टर्किश व्यापारी व्यापारिक प्रभुत्व यानी बिजनेस सुप्रीमेसी, व्यापारिक मतलब कमर्शियल और बिजनेस, और प्रभुत्व मतलब डोमिनेंस या सुप्रीमेसी, तो वो वहाँ पे भी बिजनेस में अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश कर रहे थे। वह राह छोड़कर हट गया, वह अश्वारोहियों की राह छोड़कर साइड में हट गया। अश्वारोही ने पूछा, बनारस कितनी दूर होगा? तो अश्वारोही ने बलराज को पूछा कि बनारस कितनी दूर होगा? बलराज ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तो फिर से अश्वारोही कह रहा है, तुम अभी उधर से चले आ रहे हो और कहते हो नहीं मालूम? ठीक ठीक बताओ, नहीं तो क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं? कहकर वह आगे बढ़ने लगा। अकस्मात यानी अचानक पहले अश्वारोही ने कहा, पकड़ लो इसको। तो जैसे ही उसने पहले अश्वारोही ने कहा पकड़ लो उसको, तो इसको आवाज पहचान में आ गई। कौन? नियालतगीन। सहसा बलराज चिल्ला उठा। अच्छा, यह तुम ही हो बलराज? यह तुम्हारा क्या हाल है? क्या सुल्तान की सरकार में अब तुम काम नहीं करते हो? तो जैसे ही इसने बोला कि कौन? नियालतगीन, तो नियालतगीन या अहमद जवाब देता है, अच्छा ये तुम ही हो बलराज, ये तुम्हारा क्या हाल है? क्या सुल्तान की सरकार में अब तुम काम नहीं करते हो? तो बलराज कहता है, नहीं, सुल्तान मसूद का मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ऐसा काम नहीं करता जिसमें संदेह यानी शक मेरी परीक्षा यानी टेस्ट लेता रहे। किंतु इधर तुम लोग क्यों? तो फिर से ये कह रहा है, सुना है। कौन कह रहा है? अब फिर से नियालतगीन बोल रहा है, सुना है बनारस एक सुंदर और धनी नगर है, और क्या? कुछ नहीं, देखने चला आया हूं। तो नियालतगीन कहता है, कुछ नहीं, मैं इसको देखने चला आया हूं। काजी नहीं चाहता, यानी महाराज जो है वो नहीं चाहता कि कन्नौज के पूरब भी कुछ हाथ पांव बढ़ाया जाए। तो बोलता है कि जो मेन लीड है, जो काजी है, वो नहीं चाहता कि कन्नौज के ईस्ट में भी उसको भी कैप्चर किया जाए। वो नहीं चाहता कि कन्नौज के पूरब में भी कुछ हाथ पांव बढ़ाया जाए। तो कहता है, तुम चलो ना मेरे साथ। तो ये उसको ऑफर दे रहा है बलराज को कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी तलवार की कीमत जानता हूं, क्योंकि वो जानता था कि वो कितना बहादुर है। बहादुर लोग इस तरह नहीं रह सकते। तुम अभी तक हिंदू बने हो? अब वो उसको चिढ़ा रहा है, ठीक है, उसकी परीक्षा ले रहा है। तुम अभी तक हिंदू बने हो? पुरानी लकीर पीटने वाले, तो इसको ताने मार रहा है कि हिंदू कैसे, उसको चिढ़ा रहा है। पुरानी लकीर पीटने वाले, जगह जगह झुकने वाले, सबसे डपते हुए, बनते हुए, कतराकर चलने वाले हिंदू, क्यों? है ना? तो उसको छेड़ रहा है कि तुम ऐसे ही हो क्या अभी तक? तुम्हारे पास बहुत सा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है। उनका पुरानेपन का लोभ तुमको फेंकने नहीं देता। मन में नयापन तथा दुनिया का उल्लास यानी खुशी नहीं आने पाता। इतने दिन हम लोग के साथ रहे, फिर भी। तो अब ये उसको चिढ़ा रहा है कि तुम अभी तक हिंदू बने बैठे हो, पुरानी लकीर पीटने वाले, है ना, कतरा कर चलने वाले। तुमने बहुत बोझ अपने बैक ऑफ द माइंड, अपने सर पर या कंधों पर उठा रखा है, तुम्हारी ये रीति रिवाजों का, है ना, जिसकी वजह से, और ये पुरानेपन का लोभ, ये ट्रेडिशंस का लोभ, है ना, तुमको इसे फेंकने नहीं देता। जब तक तुम इसको नहीं हटाओगे तो तुम्हारे मन में नयापन, जो नई चीज़ है, जो दुनिया की खुशी है, उल्लास है, वो नहीं आ पाएगा। तुम इतने दिनों तक हमारे साथ रहे,
ठीक है, हमारी सेना में रहे, फिर भी तुम नहीं सीख पाए। लेकिन बलराज ये सब कुछ नहीं सुन रहा था बच्चों, वो तो अपनी ही सोच में था। बलराज सोच रहा था इरावती का वह सूखा व्यवहार, उसका वो ड्राई बिहेवियर सोच रहा था, सीधा सीधा उत्तर के उसने कितना सीधा सीधा मुझे आंसर दे दिया। क्रोध से वह अपना ओठ चबाने लगा, ओठ मतलब लिप्स, होंठ। न्यालतगीन बलराज को परख रहा था, वो बलराज का टेस्ट ले रहा था। उसने कहा, तुम कहाँ हो, बात क्या है? उसको छेड़ते हुए बोल रहा है कि कहाँ हो तुम, क्या बात है, मतलब उसको फिर से जगाते हुए नींद में से। ऐसा बुझा हुआ मन क्यों? तब बलराज ने प्रकृतिस्थ होकर कहा, कहीं तो नहीं, प्रकृतिस्थ मतलब कंपोस्ट, या एकदम फिर से वो नॉर्मल या एकदम कंपोस्ट होकर कहता है, कहीं तो नहीं, अब मुझे छुट्टी दो, मतलब अब मेरा पीछा छोड़ो, अब मुझे छुट्टी दो, मैं जाऊं। तुम्हारा बनारस देखने का मन है, इस पर तो मुझे विश्वास नहीं होता। तो वो अब उसको ताना मार रहा है कि तुम बनारस देखने का मन है तुम्हारा, इस पर मुझे तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि वो कितना कठोर, कितना निर्दयी है ना। तो भी मुझे इससे क्या, जो चाहो करो, संसार भर में किसी पर दया करने की आवश्यकता नहीं, लूटो काटो मारो, जाओ नियालतगीन। तो वो बोलता है कि मुझे इससे क्या, है ना, तो मुझे पता है कि तुम्हें बनारस देखने का मन तो नहीं है ना, मुझे विश्वास तो नहीं होता तुम्हारी ऐसी फालतू बातों पर, लेकिन मुझे इससे क्या, जो चाहे करो, और तुम्हारे नेचर के हिसाब से ही काम करो, किसी पर भी दया मत करो, लूटो लोगों को, काटो मारो, जाओ। ठीक है, उसको ताने मार रहा है। तब नियालतगीन ने हंस कर कहा, पागल तो नहीं हो, इन थोड़े से आदमियों से भला क्या हो सकता है? तो वो समझ गया कि मुझे क्या बोला है, तो बोले पागल तो नहीं होगा, इन थोड़े से आदमियों से क्या मैं किसी पे अटैक करूंगा और कुछ करूंगा, मैं तो एक बहाने से इधर आया हूँ, फिरोजा का बनारसी जरी के कपड़ों का, मतलब वो उसको कुछ लालच दे रहा है। तो बोला मैं तो इस बहाने से आया हूँ, और आधा सेंटेंस बोल के चुप हो जाता है कि फिरोजा का बनारसी जरी के कपड़ों का। तो अचानक वो बोले, क्या फिरोजा भी तुम्हारे साथ है? तो अब फिर से न्यालतगीन कह रहा है, चलो पड़ाव पर सब आप ही मालूम हो जाएगा। कहकर न्यालतगीन ने संकेत किया, यानी इशारा किया। पड़ाव क्या होता है बच्चों? मतलब आगे वाला जो डेस्टिनेशन जहाँ वो अपने कैंप्स वगैरह लगाएंगे, पड़ाव। तो बोल रहा है पड़ाव पर, मतलब नेक्स्ट हम जहाँ जा रहे हैं डेस्टिनेशन पर, तुम्हें अपने आप ही सब मालूम हो जाएगा। और उसने एक इशारा किया। बलराज के मन में न जाने कैसी प्रसन्नता उमड़ी। बलराज के मन में एक अजीब सी प्रसन्नता उमड़ी। वह एक तुर्की घोड़े पर सवार हो गया। अब नेक्स्ट सीन आया है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट सीन बनारस की गलियों का सीन है, ध्यान से सुनो। दोनों ओर, मतलब दोनों तरफ, इधर और इधर, जवाहरात, जरी कपड़ों, बर्तन तथा सुगंधित द्रव्यों, द्रव्य मतलब लिक्विड, जैसे कि सुगंधित द्रव्य का मतलब है अत्तर या परफ्यूम, की सजी हुई दुकानों से देश विदेश के व्यापारियों की भीड़, है ना, अलग अलग देश के व्यापारियों की भीड़, और बीच बीच में घोड़े के रथों से बनारस की पत्थर से बनी हुई चौड़ी गलियां अपने ढंग की निराली दिखती थी। तो इसमें बनारस की गलियों का सीन दिखाया है कि बनारस की गलियां किससे बनी है, पत्थर से बनी हुई है, चौड़ी चौड़ी गलियां बहुत निराली दिख रही है, क्योंकि दोनों तरफ जवाहरात, जरी कपड़ों, बर्तन तथा परफ्यूम्स की सजी हुई दुकानें हैं। उसमें देश विदेश के व्यापारी घूम रहे हैं, बीच बीच में घोड़े के रथ है ना। तो प्राचीरों से घिरा हुआ नगर का प्रधान भाग, प्राचीरों मतलब चार दीवारियों से घिरा हुआ नगर का सेंट्रल पार्ट, है ना, सिटी का सेंटर, जो हम सिटी स्क्वायर कहते हैं ना, वो नगर का प्रधान भाग त्रिलोचन से लेकर राजघाट तक विस्तृत था। मतलब त्रिलोचन की में भी वहाँ जो जगह है, त्रिलोचन जहाँ में भी मूर्ति होगी भगवान शिव की, वहाँ से लेकर राजघाट तक फैला हुआ था। विस्तृत मतलब फैला हुआ था, इतना बड़ा बनारस का शहर था, वो बता रहा है। तोरणों पर गांगे देव के सैनिकों का जमाव था। तोरण क्या होता है बच्चों? तोरण देखो, तोरण का भारतीय वास्तुकला या इंडियन आर्किटेक्चर में इसका क्या मतलब होता है? प्रवेश द्वार, जो एंट्रेंस होता है शहर का, आमतौर पर वह पत्थर से बना होता है, ठीक है। तो तोरणों पर गांगे देव के सैनिकों का जमाव था। वहां उस गेट पे, एंट्रेंस पे गांगे देव के सैनिक थे सब। कन्नौज के प्रतिहार सम्राट, कन्नौज एक जगह का नाम है, वहां के प्रतिहार सम्राट से काशी छीन ली गई थी। अब प्रतिहार सम्राट क्या होता है बच्चों?
गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासकों को प्रतिहार कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो एक राजवंश था गुर्जर प्रतिहार, वहाँ के जो किंग्स होते हैं, शासक होते हैं, उनको प्रतिहार कहा जाता है, तो हम उसको प्रतिहार सम्राट कहते हैं। तो कन्नौज के प्रतिहार सम्राट से काशी छीन ली गई थी। त्रिपुरी उस पर शासन करती थी। अब वहाँ कौन शासन कर रहा है? त्रिपुरी। ध्यान से देखने पर तो यह प्रकट हो जाता था कि नागरिकों में अव्यवस्था थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि जो सिटीजन्स है, नागरिक सिटीजन्स है, उसमें अव्यवस्था थी, मिसमैनेजमेंट था, सब बिखरा हुआ था, इट वॉज अ मेस। फिर भी ऊपरी कामकाज, ऊपर से अगर आप देखोगे तो सभी कामकाज, क्रय विक्रय मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लेना देना ना, ये टैक्स, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स को भी क्रय विक्रय कहते हैं। यात्रियों का आवागमन, आना जाना चल रहा था। फिरोजा कम ख्वाब देख रही थी। कम ख्वाब को ख्वाब से मत अटैच करना कि वो सपना देख रही थी, नहीं। कम ख्वाब मतलब एक टाइप का कपड़ा होता है ना, जिसमें सोने चांदी और रेशम के धागों से वो बुना जाता है। ठीक है, तो सोने चांदी और रेशम के धागों से बुना जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? कम ख्वाब। तो अब उसी मार्केट में एक दुकान पर फिरोजा बैठी है और कम ख्वाब देख रही थी, मतलब वो मटेरियल देख रही थी। और न्यालतगीन मणि मुक्ताओं की ढेरी से अपने लिए अच्छे अच्छे नग चुन रहा था। और न्यालतगीन एक दूसरी दुकान में था, मणि मुक्ताओं का जो पूरा ढेर था उसमें से अपने लिए अच्छे अच्छे नग चुन रहा था। नग मतलब जेम्स, आप देख सकते हो, यहाँ मैंने पिक्चर दिया है। पास ही दोनों दुकानें थी और बलराज बीच में खड़ा हुआ था। अन्यमनस्क फिरोजा ने कई थान छांट लिए थे। अन्यमनस्क मतलब एकदम एब्सेंट माइंडेडनेस में, उसका दिमाग कहीं और था। तो उस दिमाग कहीं और है, वो एक के बाद एक थान छांट रही है। और देख, थान मतलब बड़े बड़े जो कपड़े, इकट्ठे कपड़ों के रोल्स होते हैं ना, वो कम ख्वाब के जो रोल्स है वो उन्होंने छांट रही थी। उसने कहा, बलराज देखो तो, इन्हें तुम कैसा समझते हो, है ना अच्छे ना? तो वो बोल रहा है, बलराज देखो कैसे लग रहे हैं तुम्हें, कैसा समझते हो, अच्छे हैं। तो उधर से न्यालतगीन ने पूछा, कपड़े देख चुकी हो तो इधर आओ। तो दूसरी दुकान से न्यालतगीन ने आवाज़ किया, अगर तुम कपड़े देख चुकी हो तो इधर आओ, इन्हें भी देख लो, है ना, नग भी दिखा रहा है। तो फिरोज़ा उधर जाने लगी। तो फिरोज़ा उठ के उधर जाने लगी थी कि दुकानदार ने कहा, है ना, दुकानदार इरिटेट हो गया क्योंकि वो बिना ले उठ गई। लेना ना देना, झूठ मूठ तंग करना, कभी देखा तो नहीं, कंगालों की तरह जैसे आंखों से देख कर ही खा जाएगी। तो उसने फिरोज़ा को ताना मारा, है ना, कि लेना ना देना, झूठ मूठ का तंग करना, कभी इसको यहाँ देखा तो है ही नहीं, कंगालों की तरह, या इसने कभी ऐसे कपड़ों को देखा नहीं, कंगालों की तरह यानी गरीबों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर कपड़ों को ऐसे देख रही है जैसे खा ही जाएगी आंखों से। तो फिरोज़ा घूम के खड़ी हो गई, उसे गुस्सा आया। उसने पूछा, क्या बकते हो? तो वो कह रहा है फिर से दुकानदार, जा जा, तुर्किस्तान के जंगलों में भेड़ चरा। तो उसे एकदम इंसल्ट करके बोलता है, जा तुर्किस्तान के जंगलों में जाकर भेड़ यानी शीप चरा, इन कपड़ों का लेना तेरा काम नहीं। तो चिढ़ गया वो उसके ऊपर। तो सटी हुई दुकानों से, मतलब पास में चिपकी हुई जो दुकानें थी वहां से जौहरी यानी वो जो ज्वेलर है अभी कुछ बोलना ही चाहता था कि बलराज ने कहा, जौहरी कुछ बोलना ही चाह रहे थे कि बलराज को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, चुप रह, नहीं तो जीभ खींच लूंगा, यानी तेरी टंग खींच लूंगा। ओहो, तो अब वापस वो दुकानदार को बोल रहा है, ओहो तुर्की गुलाम का दास तू भी? तो बोल रहा है, तुर्की गुलाम के दास तू भी, मतलब बोलने लगा है, आगे कुछ बोल रहा था। अभी इतना ही कपड़े वाले के मुंह से निकला था कि नियालतगीन की तलवार उसके गले तक पहुंच गई। बाजार में हलचल मच गई। नियालतगीन के साथी इधर उधर बिखरे ही थे, कुछ तो वहीं आ गए। औरों मतलब दूसरों को भी समाचार मिल गया, झगड़ा बढ़ने लगा। नियालतगीन को कुछ लोगों ने घेर लिया था, कुछ लोग नियालतगीन के आसपास आके उसको घेर लिया था, किंतु तुर्कों ने उसे छीन लेना चाहा। राजकीय सैनिक पहुंच गए, मतलब वहां के जो जो स्टेट के सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, वो भी वहां पहुंच गए। नियालतगीन को यह मालूम हो गया था कि पड़ाव पर समाचार पहुंच गया। नियालतगीन को यह बात पता चल गई थी कि आगे जो नेक्स्ट पड़ाव पे जहाँ वो जा रहा है वहां तक समाचार पहुंच गया है हमारी ये झगड़े का, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट था कि लोग आ जाएंगे बचाने। ठीक है, तो नियालतगीन को यह मालूम हो गया कि पड़ाव पर समाचार पहुंच गया है। उसने निर्भीकता से मतलब बिना डरे अपनी तलवार घुमाते हुए कहा, अच्छा होता कि झगड़ा यहीं तक रहता, नहीं तो हम लोग तुर्क हैं, है ना। अपनी बिना डर के उसने तलवार घुमाते हुए कहा कि अच्छा होता
कि झगड़ा यहीं तक रहता, नहीं तो हम लोग भी तुर्क हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। तो दिस वॉज पार्ट 3. Please subscribe to the channel and tap on the bell icon so that you receive the notification of the next part. Please subscribe and share with your friends if you have liked the explanation. Thank you.